हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों मैं परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूं। वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल टीयर 2 में पूछे गए 2019 के अंदर। 2019 साल नहीं, जो एसएससी सीजीएल 2019 हुआ था उसका जो मेंस का पेपर हुआ था, ठीक है, 2020 में, ठीक है, 2020 में, साल 2020 में, उसमें जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 18 नवंबर, 16 नवंबर और 15 नवंबर को पेपर हुआ था, तो वो सारे उस तीनों डेट पर जितने भी परसेंटेज इक्वेशन पूछे गए क्वांट सेक्शन के अंदर उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं सीजीएल मेंस 2019 के लिए। इससे पहले मैंने सीजीएल मेंस 2019 का ही अलग अलग टॉपिक कवर कर रखा है, ऐसे ही सोल्यूशन किया है उसका। जैसे एसआईसीआई का अलग से मैंने वीडियो बनाया है, साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का अलग है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, त्रिकोणमिति हो गया, आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ये सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, तो आप इन्हें जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। पूरी वीडियो देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें। ये है टेलीग्राम ग्रुप का नाम, या फिर यूट्यूब चैनल का नाम भी सेम ही है लगभग, ठीक है। तो आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूवर हैं तो। और आप अगर एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जरूर से करके जाने चाहिए, क्योंकि ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं जो पिछले साल आए हैं, 2020 के अंदर आए हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होने के काफ़ी चांसेज हैं। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, और पीडीएफ आप जाकर टेलीग्राम से ज़रूर से डाउनलोड कर लें और उससे प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं, और चैनल पर नए हो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना वीडियो के नीचे एक, और साथ ही वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। देखें दोस्त, पहला सवाल हमारे पास ये है। सवाल आपको यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं लिखने वाले को। देखिए दोस्त, सवाल दिया गया है कि 1.5 लाख रुपए की राशि है, ये ए, बी और सी के बीच में इस तरह से डिवाइड की जानी है जिससे कि उन्हें 20%, 30% और 50% राशि प्राप्त हो सके। 1.5 लाख रुपए की राशि को ए, बी, सी के बीच में इस प्रकार से बांटना है कि उन्हें 20, 30 और 50% प्राप्त हो सके। लेकिन आगे कह रहा है कि ऐसे में ए को उतनी ही धनराशि प्राप्त होती है, ठीक है। ए को उतना ही धनराशि मिलता है जितनी उसे एक और धनराशि के बंटवारे से मिली थी, जिसे उन तीनों के बीच में 50, 30 और 20% में विभाजित किया गया था। तो ज्ञात कीजिए कि बी को दोनों बंटवारों में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। बात आप समझ रहे हैं, ओवरऑल बात क्या कहा गया दोस्तों। 1.5 लाख रुपए को ए, बी, सी के बीच में डिवाइड किया जाना है 20, 30 और 50% के रेशियो में। लेकिन आगे ये कह रहा है दोस्तों, एक मिनट देखें, आगे ये कह रहा है दोस्तों कि पहले फर्स्ट केस में 1.5 लाख को 20, 30 और 50% के हिसाब से इसी रेशो में एबीसी के बीच में बांटना है। लेकिन ए को उतना ही राशि इसमें मिलता है जितने की उसे किसी और बंटवारे में मिली है, जिसमें उसको 50% और बी को 30% और सी को 20% मिला था। तो ऐसे केस में बताना है कि दोनों ही बंटवारे का मिलाकर बी को कितनी राशि प्राप्त हुई। चलिए निकालते हैं दोस्तों, आसान सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट केस में पहले मैं यहाँ पे रेशियो लिख देता हूँ कि देखो ये ए है दोस्तों, ये बी है और ये सी है। मैं दोनों केस की बात कर लेता हूँ। पहले कंडीशन में देखो ए को 20, 30 और 50, जीरो सब में से कट जाएगा, यानी कि इसको 2 मिला होगा तो इसको 3 मिला होगा और इसको 5 मिला होगा। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में क्या मिला होगा दोस्तों, सेकेंड केस की अगर आप बात करें तो सेकेंड केस में ये रेशियो उल्टा हो जाता है, 50, 30 और 20 का हो जाता है। यानी कि ए को अगर 5 मिला है, ए को 5 मिला है तो बी को मिला होगा 3 और सी को कितना मिला होगा 2। अब ये कह रहा है कि ए को दोनों में ही समान राशि मिली है। अब ए को अगर दोनों में समान राशि मिली है तो हम ये ज्ञात कर लेते हैं कि फर्स्ट केस में ए को कितना राशि मिला होगा। आप बताइए फर्स्ट केस में ए को कितना मिला होगा दोस्त। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट केस में टोटल था 1.5 लाख रुपए, जिसमें से ए को 2 यूनिट मिला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये लिखना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी है। तो आप बोलेंगे 2 और 3 5 और 5 10 है, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10 है, जिसकी सवाल में वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 लाख है। यानी कि मैं ये कहूँगा दोस्तों 10 की वैल्यू कितनी है, 150K है। 1.5 लाख का मतलब यही हुआ, 150K मैं लिख देता हूँ, K का मतलब 1000, ठीक है। 10 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बताओ। ए का मैं मान निकाल रहा हूँ कि ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर। तो आप बोलेंगे दोस्तों ए 2 यूनिट है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप बोलेंगे कि ये 15 गुना है। 10 को 1.5 लाख दे दिया या 150K है तो 15 गुना किया गया है। तो मैं 2 को भी 15 गुना करूंगा, तो 2 को अगर 15 से गुना करूंगा तो 30K आएगा। बात समझ रहे हैं। 10 को 15 से गुना कर दिया गया है तो 150K आ गया है, और 2 को मैंने 15 गुना किया तो ये 30K आ गया है। यानी कि ये ए की वैल्यू हो गई। बात समझ रहे हैं।
ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, फर्स्ट वाले केस में 30,000 रुपये है, तो सेकंड वाले केस में भी ए को 30,000 ही मिला होगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि ए को दोनों में समान राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा सेकंड वाले केस में दोस्तों कि अगर ए को भी 30,000 मिला है यहाँ पर भी, लेकिन रेशियो में ए की वैल्यू 5 है, तो मैं ये कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर 5 की वैल्यू अगर 30K है, यानी कि ये 6 गुना हो रहा है, तो बी का मान हमें बताना है, तो इसका मान कितना होगा, ये भी 6 गुना होगा, यानी कि 6 तिया का 18K, यानी कि 18,000 तो उसे दूसरी बार प्राप्त हुआ है, और पहली बार में कितना प्राप्त हुआ है ये भी आपको निकालना पड़ेगा। तो पहली बार के लिए आप ये कहेंगे दोस्तों कि वहाँ पर 3 यूनिट उसको मिला था फर्स्ट केस में 15 गुना हो रहा था दोस्तों, तो बी वाला 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट को 15 गुना करेंगे तो इसको 45K मिला होगा, यानी कि बी को पहले वाले में 45,000 मिला होगा और सेकंड वाले में 18,000 मिला होगा। तो टोटल बी को कितना मिल गया दोस्त, टोटल कितना मिला, तो आप बोलेंगे कि 45,000 तो पहले से और प्लस का 18,000 दूसरे से, तो कितना हो गया टोटल, ये 18,000 और 45,000 63K हो गया, यानी कि 63,000 रुपया। ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है, 63,000 रुपये बी को मिले होंगे। ये नीचे हो गया होगा तो आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप जोड़ लेंगे 45 और 18 63। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है। यहाँ पे बोला गया है कि ए की आय जो है दोस्तों वो बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक होगा। आप ऐसे लिख लीजिए, ये ए है ये बी है, ए बी से 60% कम है, ठीक है। तो जिससे कहता है उसको हम 100 मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको ये कहा गया है दोस्तों कि ए की आय जो है ये बी से, देखो बी की आय से 60% कम है। अगर बी की आय से कह रहा है तो बी को हम 100 मान लेंगे, और ए उससे 60 कम है तो ए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि बी की आय ए से कितना ज़्यादा है, बी की आय ए से कितना ज़्यादा है प्रतिशत में, तो देखो ए से ये कितना ज़्यादा है दोस्तों, आप बोलेंगे 60 ज़्यादा है, और कितना से ए से, तो नीचे हम ए का मान लिख देंगे और गुना का 100, जितना से कहता है वो नीचे जाता है। कटा लीजिए तो आप बोलेंगे 0 से 0 कट जाएगा, और ये 4 से 25 चौके 100, और 25 का कितना होता है 150, यानी कि 150% अपना आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। यहाँ पर बोला गया है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, जिसमें 480 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। 92% छात्र तो पास हो गए, लेकिन 480 जो स्टूडेंट्स थे वो फेल हो गए। तो आपको बताना है कि परीक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, ठीक है, एपियर हुए थे। तो मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि लेट से टोटल अगर 100 स्टूडेंट थे, इसमें से पास कितने हो गए, तो आप बोलेंगे पास हो गए 92%। तो फेल कितने होंगे दोस्तों, 8% फेल हुए होंगे। और आपको फेल वाले का वैल्यू पता है, सवाल में आपको बोला गया है कि फेल कितने हुए हैं, 480 स्टूडेंट हुए हैं। अब 8 की वैल्यू अगर 480 है दोस्तों, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 8 छक 48, 1 की वैल्यू 60 है, और हमें टोटल बताना है। टोटल को हमने 100 माना है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6000 हो जाएगी। तो 6000 अपने आंसर होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर सवाल में कह रहा है कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल जो हो वो 360 का 20% हो जाए। तो पहले देखिए 180 का 15% कितना होगा दोस्तों, 180 का 1% होगा, या चलो 180 का 1% ही मान लो, 1.8 होगा। इसको 15 से गुना कर लो तो ये 15% निकल जाएगा। या एक काम करते हैं दोस्तों, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लो, या आप ऐसे नहीं गुना करना चाहते हैं तो आप 180 का 5% निकालो, फिर 3 से गुना कर लो। 180 का 5% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 10% तो 18 होगा, तो 5% उसका आधा 9 होगा, और हमें 15% बताना है, यानी कि इसका 3 गुना, तो ये 27 आएगा। 180 का 15% तो 27 आ गया, और 360 का 20% कितना होगा, 360 का 10% 36, तो 20% हो गया 72। तो ये कह रहा है कि इस 27 में अब कितना जोड़ा जाए कि 72 हो जाए। बताओ 27 में कितना जोड़े कि 72 हो जाए। 72 में से इस 27 को घटा लो, पता चल जाएगा। तो 12 में से 7 जाएगा 5, यानी कि 45 आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में 5 केवल ऑप्शन डी में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अगला सवाल देखिए, ये 1-2 छोटे छोटे सवाल आए थे, और पहले मैं बता देता हूँ कि पहले 18 नवंबर के क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं, फिर उसके बाद आएगा 16 नवंबर का क्वेश्चन, फिर 15 नवंबर का क्वेश्चन। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि मेरा वाला सवाल तो मिल ही नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आप 15 या 16 नवंबर वाले हों, तो आपको बीच में मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों 5 नंबर में कि ए बी से 40% कम है, और सी जो है वो ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी से सी से कितने % अधिक है। काफ़ी आसान सवाल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या हो गया, देखो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपको ये बोला गया है कि ए बी से 40% कम है, यानी कि ये ए है ये बी है, तो बी 100 होगा, तो ए कितना होगा दोस्तों, 40 कम है, यानी कि 60 होगा। मैंने बोला था कि जिससे कहेगा उसको 100 मानेंगे, बी से कम कह रहा है तो मैंने बी को 100 मान लिया, तो ए 60 हो गया।
अब सी का क्या खेल है दोस्तों, सी कह रहा है कि ए और बी के योगफल का 40% है, सी इज द 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो हम ये लिख देते हैं कि सी जो होगा वो ए और बी के सम का 40% होगा। ए और बी का सम कितना है दोस्तों, 160 है, इसका 40% निकालेंगे तो 16 चौके 64 आ जाएगा, क्योंकि इसका 10% 16 है तो 40% 4 गुना 16 चौके 64 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि बी सी से कितने परसेंट अधिक है, बी सी से कितना ज़्यादा है बताइए, तो आप बोलेंगे दोस्तों 36 ज़्यादा है, कितना से, 64 से, और गुना का 100। क्लियर है। अब यहाँ पर हम कटा देंगे दोस्तों, तो ये 9 चौके 36 और ये 16 चौके 64 और ये 4 चौका 16 और ये 25 चौका 100, तो ये 25 नवा हो गया 225 और बटा का 4। अब 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 पच्चे 20 और 4 छक 24, 1/4, 56 सही 1/4% आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ऐसे भी आप यहाँ पर नहीं कटा तो आप देख सकते थे कि नीचे 4 ही आएगा और केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें नीचे 4 है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये आपको ये जो फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल बाई 4 देख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 4 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 6। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सवाल मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है और वैसे ये रेशियो का क्वेश्चन है, पता नहीं इसमें कैसे आ गया, लेकिन अब आ गया है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं सवाल पढ़ के आपको बता देता हूँ। एक्स और वाई की जो मंथली इनकम का रेशियो है वो है 5:4 और उनके मंथली जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, उसका अनुपात है 9:7। अब ये कह रहा है कि यदि वाई की जो इनकम है वो एक्स के एक्सपेंडिचर के इक्वल है, वाई की आय एक्स के व्यय के बराबर है, तो एक्स और वाई की सेविंग का रेशियो बताना है, बचत का अनुपात कितना होगा। काफ़ी आसान सवाल है। ठीक है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं दोस्त कि देखो इनकी आय का रेशियो हमें पता है, ठीक है, यानी कि इनकम का रेशियो पता है, ये एक्स है लेट से और ये वाई है, तो एक्स का इनकम कितना है 5, तो वाई का इनकम कितना है, 1 मिनट, एक्स का इनकम है 5 और वाई का इनकम है 4। क्लियर है। इनके एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय का रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 9:7 है। यहाँ पर अब सवाल में एक बात और लिख दिया कि y की जो आय है वो x के व्यय के बराबर है। अब देखो y की आय यहाँ पर कितनी है 4 है और x का व्यय कितना है 9 है, लेकिन सवाल के हिसाब से ये दोनों इक्वल है। बात समझ रहे हैं, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि जो x का व्यय है और y का जो आय है वो दोनों सेम है, तो दोनों को हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये सेम बन जाए। अब बताओ अगर इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, देखो 9 पचे आप बोलेंगे 45 बन जाएगा और ये बनेगा 9 चौके 36। ठीक है, ये रेशियो बनेगा। सेकंड केस में हम 4 से गुना करेंगे तो ये 9 चौके 36 बनेगा और ये 4 सत्ते 28 बनेगा। 4 से मैंने दोनों को गुना कर दिया। अब देखो फर्स्ट वाला तो आय था, ये इनकम था, और नीचे वाला क्या था, खर्च था। तो हम इनकम में से जब खर्च को घटाएंगे, आय में से खर्च को घटाएंगे तो हमें सेविंग का रेशियो मिल जाएगा। घटा दो, 45 में से 36 गया तो 9 और उधर 36 में से 28 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 6 और 2 8। 9:8 अपना सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, 9:8। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल नंबर 7, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए सवाल क्या है यहाँ पर दोस्तों, 7 नंबर में ए और बी की मासिक वेतन समान है। ए और बी का जो मंथली इनकम है वो सेम है, पहला बात दे दिया। अब आगे कह रहा है कि ए बी सी अपने जो मंथली इनकम इनका होता है उसका 10%, 8% और 9% किसी ट्रस्ट को दान कर देते हैं ये, ठीक है, यानी कि डोनेट कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि ए और बी का जो डोनेशन है, दान है, उसके बीच का जो अंतर है वो है 400 रुपये, और ए और बी के द्वारा किया गया जो टोटल दान है सी की तुलना में वो 900 ज़्यादा है, यानी कि सी का जो दान होगा वो ए और बी के टोटल से 900 रुपये कम होगा। तो आपको बताना है कि सी का इनकम कितना है। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं, इस सवाल में हम शुरू करते हैं बनाना। तो पहले मैं ये कहूँगा, 1 मिनट, देखिए पहले हम ये लिख लेते हैं कि ये ए है, बी है और सी है। ए ने 10% दान दिया है और बी ने 9% दान दिया है और बी ने 8% दान दिया है और सी ने 9% दान दिया है। क्लियर है। अब ये कह रहा है दोस्तों कि ए और बी के बीच का दान का अंतर कितना है, 400, और सी का जो दान है वो ए और बी के कुल दान से 900 कम होगा। ठीक है, सी वाला 900 कम होगा, ए और बी का टोटल जो है वो सी से 900 ज़्यादा है। तो हमने ये कहा कि सवाल में ये दे दिया है कि ए और बी के बीच का दान का अंतर 400 है, तो यहाँ पर देखिए इनके दान का अंतर कितना है, 2 यूनिट,
लेकिन सवाल में ये किसके बराबर है दोस्तों, 400 के बराबर है। अब 2 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूना 4 यानी कि 200। और हमने टोटल दान निकालना है दोस्तों पहले कि ए और बी का टोटल दान कितना है। तो मैं यहाँ पर ए और बी का टोटल अगर निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 10 और 8 18 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो 18 यूनिट की वैल्यू 18 दूना 3600 यानी कि 3600 आ गया ए और बी का टोटल दान। लेकिन सवाल में ये कह रहा है, सवाल में ये दिया है दोस्तों कि सी का जो दान है, सी का जो दान है वो ए और बी के दान से 900 कम है। ठीक है, ए और बी उससे 900 ज़्यादा है, तो ए और बी का 3600 है तो सी का जो होगा वो इससे 900 कम होगा। 900 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2700। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि सी के लिए 9 की वैल्यू अगर 2700 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये 3 गुना करके 2 जीरो चिपका है तो इसको भी 3 गुना करेंगे तो पहले ये 300 हो जाएगा और 2 जीरो चिपका देते हैं तो 30,000 होगा। यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। सी के लिए हमें टोटल बताना है तो सी का अगर 9% 2700 है तो सी के लिए 100% टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। आसान सवाल है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए 8 नंबर में, इसको भी थोड़ा बड़ा करने की ज़रूरत है सवाल को। देखिए 1 मिनट, यस, रेनू अपनी आय का 20% तो बचाती है और यदि उसने व्यय में यानी कि एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि कर ली और आय में 29% की वृद्धि कर ली तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी ये बताना है। काफ़ी आसान है। देखिए मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ दोस्तों रेनू के लिए कि पहले इनकम इसका अगर 100 होगा दोस्तों तो 20% बचाती है यानी कि सेविंग इसका कितना हो गया, 20। और एक्सपेंडिचर खर्च कितनी होगी, देखो 100 रुपये कमाकर 20 रुपये बचाई यानी कि 80 रुपये का खर्च है। सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है दोस्तों कि उसके व्यय में यानी कि इन एक्सपेंडिचर में 20% का वृद्धि हो गई, व्यय में यानी कि इसमें 20% वृद्धि हो गया। 80 का 20% कितना होगा दोस्तों, 16, यानी कि इसमें 16 की वृद्धि हो रही है, 16 बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं। 80 का 10% 8 है, 20% कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 16 बढ़ रहा है खर्च। और आय कितना बढ़ा है दोस्तों, तो आप बोलेंगे आय बढ़ा है 29 रुपये। आय कितना बढ़ा है प्लस का, 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1 मिनट रुकिए। यस देखिए ये कितना बढ़ा है दोस्तों, ये बढ़ा है, क्या हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। यस ये 29 बढ़ा है। ठीक है, ये टोटल कितना इंक्रीज हुआ है, 29 इंक्रीज हुआ है हमारा इनकम, यानी कि आय 29 बढ़ा लेकिन खर्च कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। तो आप बताइए कि व्यय ये बचत कितना बढ़ा होगा, सेविंग कितना बढ़ा होगा। मैंने कहा कि आप पहले 100 रुपये कमाते थे, अब 29 रुपये आपको ज़्यादा दिया जाएगा लेकिन आपको 16 रुपये और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। यानी कि आय तो 29 बढ़ा, खर्च 16 बढ़ा, तो हमारे पास इस जो आय बढ़ा है इसमें से और कितना बच रहा है हमारे पास, बताइए। 29 दिया गया और 16 ले लिया गया, 16 खर्च करवा दिया गया 29 में से, तो कितना बच गया हमारे पास, वृद्धि कितना होगा हमारे पास सेविंग में। तो आप 29 में से 16 घटा दीजिए तो 13 रुपये की वृद्धि होगी। और यही हमें परसेंटेज में बताना है कि जो सेविंग में वृद्धि होगा वो कितना होगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों 13 की वृद्धि हो रही है कितने रुपए पर, पहले 20 था अब 13 बढ़ जाएगा, 20 पर 13 बढ़ेगा। तो हम ये लिखेंगे कि 13 बढ़ रहा है कितने से, 20 से, और गुना का 100। अब 13 देख के 13 का मल्टीपल याद आ गया, ऑप्शन बी ही सही हो सकता है और कुछ नहीं। आप कटा लो इसको, 20 पच्चीस 100 और 13 पच्चीस कितना हो जाएगा, 65% इज द करेक्ट आंसर। ये परसेंटेज है। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा होगा आपको लेकिन है नहीं उतना, आप कम समय में इसको भी कर सकते हैं। सवाल कह रहा है कि 250 का x प्लस 20% जो है ये 220 के x परसेंट से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा। तो काफ़ी सारा इसमें बात लिख दिया 2 ही लाइन में, तो हम शुरू से जैसा कह रहा है वैसे कर देते हैं। देखो पहले ये कह रहा है कि 250 का x प्लस 20%, क्लियर है। तो 250 का x प्लस 20% हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख लिया दोस्तों कि 250 का, 1 मिनट, 250 का x और प्लस का 20%, क्लियर है। ये जो है ये कह रहा है कि x के नहीं 220 के x परसेंट से 25% ज़्यादा है, तो 220 इसका x परसेंट यानी कि x बटा 100 इससे 25% ज़्यादा है यानी कि 5/4। 25% तो 1/4 होता है और उतना ज़्यादा है यानी कि 5/4, या फिर आप 125/100 भी कर सकते हैं। अब ये देखिए 100 तो दोनों तरफ है, ये कट गया, ठीक है, 100 दोनों तरफ था, कट गया। अभी आप ये बोले हैं कि और क्या कट रहा है, ये 1 0 से 1 0 कट रहा है और ये 5 से कट जाएगा, 5 से 5 पच्चे 25, ठीक है, ये 5 है, 5 पच्चे 25 कट गया। अब इसको 5 से गुना कर लीजिए, इधर जो बचा है, और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है कि बचा हुआ है। 5 से हम गुना कर लेते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा और 2 से इसको कटा सकते हैं, 2 दूना 4 और इसको 11 दूना 22, ठीक है।
अब इस 2 को इधर लाते हैं तो 5 दूना 10 को 1 से करेंगे तो ये 10x और प्लस का 10 को 20 से करेंगे तो 200 और इक्वल टू का 11x। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 200 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 200 हो गई तो हमसे जो पूछ रहा है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब हमसे क्या क्या जानना चाहता है, तो आप बोलेंगे x प्लस 50 का 10%, x का मतलब 200, तो उसमें 50 जोड़ेंगे तो 250 का 10%, 250 का 10% तो 25 ही होगा। 250 का 10% कितना होगा, 25। अब ये कह रहा है कि x के 15% से कितना कम है, x यानी कि 200 का 15%, तो 200 का 1% 2 होगा, 15% कितना हो जाएगा दोस्तों, 30। तो 30 से ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे 5 कम है दोस्तों 30 से और गुणा का 100। नीचे 3 तो आएगा ही, लेकिन हर एक ऑप्शन में 3 है, ये 1 0 से 1 0 कटेगा। 50/3 का मतलब कितना हो गया, 16.2/3%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। बात समझ रहे हैं, 16.2/3% सही उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 मिनट देखिए। 10 नंबर सवाल में आपको दे दिया गया भाई कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन यानी कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी आधार की त्रिज्या में यानी कि रेडियस में 20% इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और हाइट को 30% कम कर दिया जाता है, तो आयतन में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। काफ़ी आसान है, आप 100 वाले पर ही कर लीजिए। आपने ये कहा या फिर मैंने ही ये कहा, मान लो कि टोटल 100 था अगर आयतन, तो पहला केस में अब देखो यहाँ पर आयतन हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, आपको भी पता है। अब इसमें से पाई जो है, पाई तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हटा दो। रेडियस कितना बार आया, तो आप बोलेंगे आर 2 बार इसमें आ गया, क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच कितना बार आएगा, 1 बार आएगा। तो हमें सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सक्सेसिव हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, आर को 2 बार और एच को 1 बार। तो मैंने ये लिख दिया कि पहले अगर 100 होता दोस्तों, तो आर में 20% की वृद्धि करनी है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 6/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार। और थर्ड केस में कह रहा है कि 30% की कमी हो जाती है। 30% की कमी करेंगे तो 70/100 हम लिख लेते हैं। अब इसको कटा लीजिए, ये 100 से ये 100 कट गया, और ये 5 से 14 25 70, ऐसे कटाने में मज़ा नहीं आ रहा है, हम 100 ही लिख देते हैं। ठीक है, 6 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, हम 100 में काम कर लेते हैं। यानी कि जैसे 20% बढ़ाना था 2 बार, सवाल में कह रहा है कि त्रिज्या को 2 बार 20% बढ़ाइए, तो हमने लिख दिया कि ये 120/100 बन जाएगा, और सेकंड केस में भी 120/100 बनेगा। ठीक है, और लास्ट में 30% आयतन ऊंचाई को कम किया जाता है, तो ये 70/100। अब ये 100 से 100 कट गया, और ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0, तो ऊपर 12 का स्क्वायर तो 144 हो गया, और गुणा का 7 करना है, और नीचे एक 10 है, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 14 सत्ते 98 और 2 100, और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 100.8 हो गया। अब यहाँ से मैं ये कहूँगा दोस्तों कि पहले वैल्यू हमने 100 लिया था, लेकिन अभी 100.8 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 0.8% की वृद्धि हो गई। ठीक है, कितनी वृद्धि हो गई, 0.8% की, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी थोड़ा मुश्किल सवाल आपको लग सकता है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए सवाल है दोस्तों कि रिशु अपनी आय का x% बचाती है। यहीं पर जहाँ जो भी दिक्कत आ रहा है, बस इस सवाल में यहीं पर दिक्कत है कि वो x% बचाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हो जाए और खर्च में 20% की वृद्धि हो जाए, तो उसके बचत में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब शुरू में ही x दे दिया है, तो इसको तो आपको झेलना ही पड़ेगा, x को लेकर बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ऑप्शन से चेक करने में यहाँ पर चारों ऑप्शन हमें चेक करने पड़ेंगे कि किस ऑप्शन में दोस्तों बचत में 50% का वृद्धि आएगा, और जिस भी ऑप्शन में आपका बचत में 50% का वृद्धि आ जाए वो ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने बोला कि हम ऐसे नहीं काम करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे शुरू से ही इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक से सॉल्व करने का क्या मतलब है मेरा, हमने ये कह लिया कि चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि टोटल जो इनकम था वो 100 था। बात समझिएगा ज़रा। ठीक है, मैंने क्या मान लिया यहाँ पर कि टोटल इनकम जो था दोस्तों वो कितना था, 100 था। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आई है एक्चुअली में, इनकम टोटल 100 था। खर्च कितना था इसका, सॉरी बचाती कितनी थी, x%, यानी कि सेविंग कितना हो गया x। तो बताइए कि खर्च कितना आएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना आएगा। तो आप बोलेंगे कि 100 अगर कमाकर x खर्च कर दिया गया तो बचा कितना, 100 माइनस का x। क्लियर है, 100 माइनस का x बचा होगा। अब सवाल में आगे कह रहा है दोस्तों कि यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि हो गई, यानी कि ये आय कितना हो गया, 126 हो गया, 26% की वृद्धि हो गई तो, और व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, एक्सपेंडिचर, इसको 20% आप बढ़ाएंगे तो इतना इंटू 120/100 करेंगे,
बात समझ रहे हैं, या दोनों को 120-20% अलग 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 निकाल दो, 100 को भी 20% बढ़ा दो तो ये 120 बन जाएगा, और माइनस का x को 20% बढ़ाएंगे तो ये 1.2x बनेगा, x गुना 120/100 यानी कि 1.2x। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ से हम ये कहेंगे कि नया वाला हमारा आय कितना है, देखिए सॉरी नया वाला सेविंग कितना है। तो आप बोलें कि अगर 126 कमा रहा है, उसमें से इतना खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो हम आय में से खर्च को हटा देते हैं, इसमें से इस वाले को घटाइए, ये 120 माइनस जो 1.2x है इसको माइनस कीजिए। अगर माइनस कीजिएगा 126 में से तो 126 में से 20 घटेगा तो 6 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस का 1.2x बचेगा। आप बात समझ रहे हैं, यही बचेगा 1.2x। ओ क्या हो गया इसको, ये x है एक्चुअली में, ये हमारा आ रहा है नया वाला बचत। ठीक है, तो नया वाला बचत जो है वो पुराने वाले से 50% ज़्यादा है, यही सवाल में दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दोस्तों नया वाला बचत है 6, और या फिर हम ऐसे ही लिख लेते हैं चलो कि पुराना वाला बचत x था, इसका 50% आप बढ़ा दीजिएगा तो ये जो आएगा ये नया बचत के बराबर आ जाएगा, यानी कि 6 और प्लस 1.2x के बराबर। अब यहाँ से देखो 10 से 10 हमने काट दिया और 10 को उधर जाकर गुना करेंगे तो ये तो आ जाएगा 15x, और उधर आ जाएगा 60 और प्लस का 12x। क्लियर है, तो 12x को इधर लाएंगे तो दोस्तों 3x की वैल्यू 60 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 या 60, यानी कि 20 सही उत्तर है इसका। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है कि ए बी से 80% अधिक है और सी ए और बी के योगफल से 14:4/7% कम है। तो आपको बताना है सी ए से कितने परसेंट कम है। क्लियर है, तो ये मुश्किल नहीं है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर लेंगे दोस्तों कि सवाल में ये कह रहा है कि ए बी से 80% अधिक है। बी से यानी कि बी को हम 100 मानेंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो बी अगर 100 है तो ए कितना है दोस्तों 80% अधिक है, तो ये तो 180 हो जाएगा। क्लियर बात है कि बी अगर 100 होगा तो ए उससे 80% ज़्यादा है, यानी कि 180 हो गया। और सी का क्या खेल है, सी जो है ये ए और बी के योगफल से 48 सही 4/7% कम है। तो पहले मैं ये कहूँगा कि आप इसका मतलब बताओ कि ये कितना है। 48 सही 4/7, देखो 8 7 56 का 6 और 7 चौक 28 और 5 33, 336 आ रहा है, इसमें प्लस का 4 करेंगे तो ये 340 और बटा का कितना बनेगा 7, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे एक और जीरो, यानी कि इससे ये कट गया। और ये देखो 17 दूना 34 बटा 35 दूना 70, ये फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ गई 17/35 आ गई। तो हम ये कहेंगे कि सी का जो मान है वो ए और बी के योगफल से 17/35 कम है। तो ए और बी का योगफल कितना हो गया दोस्तों 280 हो गया। इससे कितना कम है, देखो 35 में से 17 कम है, 35 में से 17 अगर घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलेंगे दोस्तों 18 आ जाएगा, तो ये इसका 18/35 है। बात समझ रहे हैं, देखो 48 सही 4/7% कम होने का मतलब है कि 35 में से 17 का कम होना, तो 18/35 ये आएगा। अब आप कटा लीजिए, 35 से ये कटता हुआ नज़र आ रहा है, देखो कितना बार में कट जाएगा, तो 9 तियाँ 27, 9 तो नहीं 8 से कट जाएगा, 8 पचे 40, 8 तियाँ 24 और 4, ये इससे 8 बारी में कट रहा है, तो ये 18 अठे कितना हो गया दोस्तों 8 8 64, ये 18 अठे 144 आ गया। क्लियर है, अब मैं ये कहूँगा दोस्तों, आपसे ये कह रहा है कि सी ए से कितने परसेंट कम है। सवाल में कह रहा है कि सी ए से कितने परसेंट कम है, तो सी है 144 और ए है 80, तो कितना कम है इससे, ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे दोस्तों 36 यूनिट कम है, कितने से 180 से और गुना का 100। 36 कम है किससे 180 से और गुना का 100, तो ये 36 से कट जाएगा, 36 पचे 180 और 5 से कट जाएगा 20 पचे 100, यानी कि 20% कम है। बात क्लियर है, 20% कम है, ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 13, यहाँ पे कह रहा है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति का, उसके पास जो टोटल प्रॉपर्टी है उसका 30% का जो कीमत है वो है 1,25,000 रुपये, तो जो पूरी संपत्ति थी उसका 45% कितना होगा। बात क्लियर है, तो मैं ये कहता हूँ कि चलो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप दिमाग यहाँ पर दोहरा लीजिए कि ये है 66 सही 2/3%, जिसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 2/3, ये आपने भी पढ़ा होगा। तो हम ये कहेंगे दोस्तों 66.2/3% का मतलब है 2/3। इसका क्या मतलब हो गया, ये देखो टोटल संपत्ति का इतना परसेंट कह रहा है, यानी कि ये वैल्यू टोटल है, तो इसमें से 2 यूनिट वैल्यू किसके पास है दोस्तों, 2 यूनिट वैल्यू है अनुजा के पास। बात समझ रहे हैं, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि देखो अगर टोटल वैल्यू दोस्तों, देखो टोटल वैल्यू जो है
ये अगर 3 यूनिट थी तो अनुजा के पास कितने थे दोस्तों, 2 यूनिट। लेकिन हमें परसेंटेज काउंट करना है तो क्यों ना हम इसको 300 और 200 बना लें। 300 और 200 मान लेते हैं कि टोटल वैल्यू 300 थी तो अनुजा के पास कितने थे, 200 थे। अब सवाल के हिसाब से अनुजा की संपत्ति का 30% 1,25,000 है। तो अनुजा की संपत्ति है 200, इसका 30% कितना बनेगा दोस्तों, इसका 10% तो 20 बनेगा, तो 30% 20 या 60 यूनिट बनेगा। तो 60 की वैल्यू सवाल में 125 पर 3 जीरो दे रखा है, ठीक है। और हमसे ये पूछ रहा है कि टोटल संपत्ति का 45% बता दो, यानी कि 300 का 45%। तो 45 या कितना होता है दोस्तों, 135 यूनिट का वैल्यू आपको बताना है। 135 यूनिट का वैल्यू आप चाहें तो 5 3 8 1 9 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि 9 के और भी मल्टीपल मौजूद हैं। चलिए इसको कटा लेते हैं, कोई बात नहीं। 6 से ये कटता नज़र आ रहा है, 6 से भी आप कटा सकते हैं, या पूरा 15 से हम कटा लेते हैं। चलो ये 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60 कट जाएगा, और 15 से इसको काटेंगे दोस्तों तो ये 15 से कट जाएगा, 5 2 7 1 8, 15 से ही नहीं कटेगा ये। अच्छा 4 से काटना चाहिए था ना मुझे। देखो 1 मिनट, यहाँ पर मैंने बोल दिया दोस्तों कि इसको हम काटते हैं 15 चौके 60, तो 4 से इसको भी काटेंगे तो 4 से 2 जीरो को काट देंगे, 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100। अब इस 25 को और इस 125 को गुना कीजिए, कितना आता है, तो 25 पचे 125 का 5 हाथ में 12, और 25 को 12 से अगर गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और 12 पचे 60, यानी कि 300। तो 300 में हम 12 जोड़ेंगे तो ये 312 आ गया, यानी कि ये हमारे पास आ गया 3150, ठीक है। कितने की वैल्यू, 15% की। 3150 ऊपर लिखना चाहिए था ना, 1 मिनट। देखो इसको हमने गुना किया तो हमने ये कहा दोस्तों कि 15 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3150 आ गई। तो हमें 135 की वैल्यू बतानी थी, तो देखो 15 को 135 कैसे बना सकते हैं, 9 से गुना करके। तो हमें ये जो टर्म है ये इसको भी 9 से गुना करना पड़ेगा। देखो इस वाले को भी हमें 9 से गुना करना पड़ेगा, और 9 से अगर इसको आप गुना कीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिए, अब 9 से अगर इसको गुना कीजिएगा तो 9 पचे 45, लास्ट में 5 और 0 आएगा। ये बात तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि देखो 3150 को अगर हमें 9 से गुना करना है तो 9 पचे 45, लास्ट में 5 0 आएगा, और लास्ट में 5 0 किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, नो डाउट। वरना आप 9 से इसको गुना कर लीजिए, 9 तियां 27 और 15 9 135, तो 2700 में 1300 और जोड़ लो तो जितना बन जाए, 27 और 1 28, 2800 कुछ होगा, 2800 कुछ, ऑप्शन सी में है। चलिए आप पूरा गुना करके चेक भी कर सकते हैं। आ चुके हैं आज के अंतिम सवाल पे, सवाल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए ये है आज का अंतिम सवाल। सवाल में कह रहे हैं किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए, ठीक है, और 30% छात्र इसमें फेल हो गए। विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हो गए जिसमें से 30% फेल हो गए, और उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। यानी कि जितने छात्र X से शामिल हुए थे उससे 150% ज़्यादा Y से शामिल हो गए। और ये कह रहा है कि X और Y से शामिल टोटल छात्रों का, कुल छात्रों की संख्या का 80% छात्र क्या हो गए हैं, पास हो गए हैं। तो केवल Y वाले कॉलेज से, Y वाले विद्यालय से कितने छात्र फेल हुए हैं, ये परसेंटेज में आपको बताना है। तो सवाल देखने में बड़ा ज़रूर लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए पहले तो मैंने ये कहा कि हम यहाँ पर पहले विद्यालय X की बात करते हैं, ठीक है, फिर विद्यालय Y की बात करेंगे। पहले हम विद्यालय X की बात करते हैं, फिर Y की बात करेंगे। अब X में क्या हालचाल है कि X में अगर मैं टोटल को मानता हूँ, देखिए X में अगर मैं टोटल मानता हूँ दोस्तों 100 छात्र थे, तो इसमें 30 छात्र तो फेल हो गए हैं। तो फेल कितने हो गए दोस्तों, इसमें से 30 फेल हो गए, तो पास कितने हो गए, तो आप बोलेंगे दोस्तों उसकी 70 पास हुए होंगे। सेकंड केस में विद्यालय Y का क्या खेल है कि विद्यालय Y में ये कह रहा है कि X वाले से 150% ज़्यादा छात्र हैं, यानी कि X में अगर 100 थे तो इसमें 250 हो जाएंगे, 150% ज़्यादा, 250 छात्र हो गए इसमें। अब ये कह रहा है कि टोटल 80% छात्र पास होते हैं, ठीक है। टोटल जो X और Y में शामिल हैं टोटल मिला के उसके 80% छात्र पास हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ कि चलो टोटल हम पहले निकाल लेते हैं कि टोटल पास कितने छात्र हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि टोटल छात्रों का 80% पास हैं। टोटल छात्र कितने हैं, X में 100 छात्र और Y में 250, तो टोटल मिला के 350 हो गए। इसके 80% पास हैं, यानी कि 80/100। तो आप ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लोगे, और 35 अठे तो 3 अठे 24 और 8 पचे 40, ये 280 आ गया। यानी कि 280 छात्र टोटल पास हैं, जिसमें से 70 छात्र तो केवल पहले विद्यालय से पास हैं। तो दूसरे विद्यालय से कितने पास होंगे, 210। 280 टोटल छात्र पास हैं, जिसमें से 70 स्टूडेंट केवल पहले वाले विद्यालय के हैं। तो दूसरे स्कूल के कितने बच्चे हो गए, 270 बच्चे।
अब यहाँ पर ये कह रहा है दोस्तों कि देखो अगर 250 में से 210 बच्चे पास हुए तो कितने फेल हुए होंगे, तो आप इसको घटा लीजिए, 40 विद्यार्थी फेल हुए होंगे, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि वाई से जो फेल हुए छात्र हैं उसका परसेंटेज बताइए, तो आप बोलेंगे कि वाई में 40 स्टूडेंट फेल हुए हैं, कितने में से 250 टोटल थे, 250 में से और गुना का 100, तो आप बोलेंगे कि 10 से 10 और 25 चौका 100, तो ये भी कट गया, तो 4 चौके 16%, यानी कि ओवरऑल 16% ऐसे छात्र हैं वाई विद्यालय से जिन्होंने फेल किया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। 16% विद्यालय वाई के ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल कर गए थे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मात्र 14 सवाल था, 1-2 सवाल अगर मिस हुआ होगा तो आप किसी और वीडियो में उसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर से कमेंट करना और लाइक करना वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो अपना काम आप समझ ही रहे हैं। इसका पीडीएफ चाहिए आपको बिल्कुल सादा सादा या फिर इस सॉल्यूशन के साथ, तो इस सॉल्यूशन के साथ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए बस। चलिए आगे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।